नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। कर्नाटक का सियासी भूचाल अब शांत है। राजनीति रूटीन ढर्रे पर लौट आई है। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में पार्टी हार से कितने विचलित हुए, ये हार को कैसे लेते हुए? मोटा मोटी रुख बेफिक्री का लगता है। किसी भी स्तर पर कोई बैठक तथा विचार नहीं हुआ। इसलिए आज के खुलासे पर मेरा शीर्षक है, कर्नाटक में सब बह गया, लेकिन क्या मोदी मानेंगे? हाँ, कर्नाटक में भाजपा ने सब कुछ दांव पर लगाया। जय श्री राम, बजरंगबली और महादेव या कि हिंदू देवी देवताओं की आन बान और शान भी दांव पर लगाई गई। बावजूद सबके कर्नाटक में भाजपा का गड़ा फूटा, भाजपा बह गई। मतदाताओं ने भाजपा को कांग्रेस से अधिक महाभ्रष्ट करार देकर उसे प्रदेश से बेदखल किया। लेकिन क्या मोदी ऐसा मानते हुए होंगे? क्या उन्हें लगा होगा कि जनता में उनका तिलिस्म खत्म होता हुआ है? यह सवाल कुछ मुश्किल है। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को जितना शक्तिमान दिखलाते हैं, उतनी ही भयाकुलता व असुरक्षा में सांस लेते हैं। मैं नरेंद्र मोदी को जितना जानता और समझता हूँ, उसमें मेरा मानना है कि वे चिंता में होंगे तो लाचार भी। इसलिए क्योंकि उन्होंने 9 वर्षों में सत्ता का अपना वह मक्कड़ जाल बनाया है, जिसमें सोचने विचारने नया कुछ रचने की अब गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इकोसिस्टम में आत्ममुग्धता में अपने को जहां सर्वशक्तिमान मानते हैं, वही सर्वज्ञ तथा ईश्वर का अवतार। इसलिए स्वनिर्मित मक्कड़ जाल से बाहर निकलकर वे नए सिरे से शासन और राजनीति व चुनाव लड़ने के तरीके अब नहीं बना सकते। गौर करें, पिछले 9 वर्षों में उनका चुनाव लड़ने का अंदाज किस तरह डेवलप हुआ है। 100% पूरी तरह आत्म केंद्रित। उन्होंने कर्नाटक में करोड़ों रुपए के फूल अपने और अपने लंगूरों पर बरसवाए होंगे। भला ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी अब प्रचारक, नेता तथा प्रधानमंत्री से ऊपर अपने को अवतारी देवता मानते हैं। वे चुनावी रंगमंच, सभा मंच पर, शोभा यात्रा में सभी श्रृंगारों के साथ एकत्र की गई भीड़ से इस भाव जयकारा लगवाते हैं, फूल बरसवाते हैं, जैसे भगवान जी की अमृतवाणी, शोभा यात्रा तथा भगवान जी के दर्शनों का जनता के लिए मौका हो। दूसरी बात, और ये सत्य बात है, कि कर्नाटक में 36% भक्तों के वोट मिल चुके हैं। तो इसकी संतुष्टि से नरेंद्र मोदी यह सोचते हुए हो सकते हैं कि बसवराज बोम्मई कुपात्र था, इसलिए मेरी मेहनत तथा बजरंगबली के बावजूद भाजपा नहीं जीती। मगर जब प्रधानमंत्री चुनाव का 2024 में समय आएगा, तो आकाश से उन पर जहाँ राम जी, शिव जी, बजरंगबली फूलों की वर्षा करेंगे, तो फ्लोटिंग वोट भी अपने आप लौट आएंगे। इसलिए हार के झटके के बावजूद नरेंद्र मोदी आश्वस्त होंगे। वैसे ही जैसे मकड़ी को यह कभी एहसास नहीं होता है कि उसका गुथा हुआ जाल अंततः उसे जकड़ने वाला है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री दफ्तर के इकोसिस्टम में एक तरफा फीडबैक की व्यवस्था नोटबंदी के वक्त से चली आ रही। जैसे नोटबंदी की सबने उनके आगे वाह बनाई और ये हल्ला बनवाया कि असंभव तो मोदी से ही संभव है। इसलिए मोदी ने इल्हाम में आर्थिकी के साफ सुथरी, भ्रष्टाचार मुक्त होने का ख्याल लगातार पाला हुआ है। वे कुछ इस तरह के इल्हाम में विचार करते हुए हो सकते हैं कि कर्नाटक में चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह ने उन पर फूलों की बरसात कम करवाई। उनकी महिमा को गालियों में बदलने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे व उनके बेटे को पहले क्यों नहीं ईडी सीबीआई से दबा दिया गया? कांग्रेसियों के पास भला पैसे कैसा था, कैसे पैसा आया? आरएसएस के कार्यकर्ताओं तथा प्रचारकों ने ढिलाई बरती, इन्हें कसना होगा। लहर सिंह ने क्यों नहीं येदियुरप्पा, बोम्मई और बेंगलुरु के मीडिया को कायदे से हैंडल किया? क्यों अमित शाह ने बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी से सही ढंग से काम नहीं करवाया? कर्नाटक की नस नस जानते हुए भी दत्तात्रेय होसबोले ने संघ की मशीनरी से हलाल, हिजाब, टीपू की घर घर में चर्चा क्यों नहीं बनवाई?
कैसे बूथ व प्रचा प्रमुख लापरवाह रहे, आदि आदि। मतलब सर्वज्ञ मोदी जी को उस हर कमी का इल्हाम हो गया होगा जिससे भाजपा के वोट 36% पर अटके और कांग्रेस मजे से चुनाव जीत गई। तभी नरेंद्र मोदी के वैयक्तिक इल्हाम के अलावा भाजपा और संघ परिवार में कर्नाटक चुनाव पर न समीक्षा संभव है और न रीति नीति व रणनीति में परिवर्तन मुमकिन है। आखिर मकड़ी का मक्कड़ जाल स्ट्रक्चर जब बनाया हुआ होता है, उससे जीना तथा सुरक्षा समझी जाती है, तो सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है। दरअसल नरेंद्र मोदी 2014 की छप्पर फाड़ जीत के दिन से स्थायी तौर पर बोराए हुए हैं। उनका मानना है कि सब कुछ मेरे कारण है। मैं ये पहले भी लिखता था और अब भी मानता हूँ कि परिस्थितियों तथा समय ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जीतने के बाद यह धार लिया मन में कि मैं भाग्यशाली तथा हिंदू मेरे भक्त है तो वजह ईश्वरीय अवतार। ऐसा उन सब समाजों के हर नेता के साथ होता है जो धर्म, आइडेंटिटी व विचार की पॉपुलिस्ट राजनीति में मौका पाते हैं और मौके के बाद वे आत्मकेंद्रित आत्ममुग्धता में जाने अनजाने आत्मघाती मक्कड़ जाल बना लेते हैं। भाजपा के मामले में जानकारों पार्टी नेताओं को भ्रम है कि मोदी के इकोसिस्टम में मोहन भागवत, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह या कि भाजपा संघ परिवार के फला लोगों का मतलब है, जबकि ये तथ्य और मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे विश्लेषण के अनुसार इसे नोट रखें कि इनमें किसी की चिंदी भर भी मजाल नहीं है जो मोदी के आगे उन्हें आईना दिखाने वाला एक वाक्य बोले, नोटबंदी को गलत बताए या अडानी से बिगड़ी इमेज का जिक्र करे। कर्नाटक में घड़ा फूट गया हो, भले फ्लड गेट खुल गया हो, लेकिन न कैबिनेट का कोई बंदा मोदी को समझा सकता है और न भाजपा संसदीय बोर्ड में मोदी के आगे किसी में बेबाक विचारने की हिम्मत है। हाँ, नरेंद्र मोदी की कृपा पाकर उनसे दुकान चलवा सकते हैं, सूबेदार, सिपह सालार, चाणक्य आदि बन सकते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है जो उनके आगे यह कहे कि अब हम भ्रष्टाचारी माने जा रहे हैं, या क्यों कर कर्नाटक में दूसरी पार्टी से दल बदलू नेता को लेकर उसे मुख्यमंत्री बनाया, या संघ भाजपा के स्वदेशी चीन से निर्भरता खत्म करने जैसे एजेंडे पर काम क्यों नहीं हो रहा है। कहते हैं इन दिनों संघ के आला पदाधिकारियों या कि मोहन भागवत, दत्तात्रेय आदि से नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद लगभग नहीं के बराबर है। मोदी की तरफ से BL संतोष अकेले सब कोऑर्डिनेट करते हुए हैं। RSS सिर्फ गर्दन हिलाता है। इस एक संभावना को जरा नोट रखें कि संघ के गढ़ मध्य प्रदेश में अपने इल्हाम में नरेंद्र मोदी ने संघ को ये कहा है कि अपनी मंडल बैठकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुकूल चर्चा करवाओ। इसलिए संभव है कि एक दिन अचानक नरेंद्र मोदी के इस आदेश पर अमल हो कि शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश का दूसरा कोई नेता लायक नहीं है जो आगे चुनाव पार्टी को जिता सके, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बतौर मुख्यमंत्री शपथ कराई जाए। कुल मिलाकर सर्वज्ञ नरेंद्र मोदी के ही सब फैसले हैं। समय ने उन्हें मौका देकर उनमें वह अहम भरा है कि वे अपने को वक्त का बादशाह मानते हैं। यह कुल मिलाकर समय चक्र का एक मामला है। एक वक्त समय सचमुच नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ बनाता हुआ था, घटनाएं वैसे होती हुई थी, लेकिन अब वक्त बदलता हुआ है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि नवंबर 2022 से घटनाएं तथा उनके फैसले विपरीत परिणामों के हैं। अडानी समूह का भंडा फोड़ने वाली हिडनबर्ग रिपोर्ट, संसद में राहुल गांधी का भाषण तथा राहुल की ताबड़तोड़ सांसदी खत्म करने, राहुल गांधी को उनके वास्तु दोष वाले घर से बेदखल करने से लेकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर ईडी सीबीआई के जाल और जेल भेजने की घटनाओं का परिणाम क्या निकलता हुआ दिखता है। और यह भी सोचिए, एक वास्तु जानकार की बात माने तो देखिए उस घर से निकालने के बाद राहुल को कितना कुछ फायदा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं उससे उल्टा हो रहा है। राहुल गांधी सजा पाकर बेघर होकर कतई खत व बदनाम नहीं हुए हैं। पता नहीं 13 मई 2023 के दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बेंगलुरु में भाव विहिल
डीके शिव कुमार का चेहरा देखा या नहीं? वे शिव कुमार जिन्हें भ्रष्ट करार देते हुए मोदी शाह ने न केवल उन्हें जेल में डाला बल्कि अपनी लंगूर सेना से परिवारजनों, बहू बेटियों सबको प्रताड़ित करके कर्नाटक के घर घर में ये हल्ला बनवाया कि शिव कुमार महाभ्रष्ट, उसकी कांग्रेस पार्टी तथा राहुल व सोनिया गांधी सभी भ्रष्ट। लेकिन 13 मई को कर्नाटक की जनता का क्या जनादेश था? कर्नाटक की जनता ने 73.3% का रिकॉर्ड मतदान करके उसी शिव कुमार की अध्यक्षता वाली प्रदेश कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जिताया। शिव कुमार के सिर पर विजय का सेहरा बंधा। सोचिए, यदि लोग रिकॉर्ड तोड़ मतदान नहीं करते, घरों से बाहर नहीं निकलते, तो भाजपा 36% अपने वोटों से क्या मजे से 80-90 सीटें नहीं जीत लेती? लेकिन जनता को बतलाना था कि भ्रष्ट, अत्याचारी, अहंकारी भाजपा है, न कि कांग्रेस या विपक्ष। तो 73% से अधिक मतदाता घरों से बाहर निकले और यह जान ले कि ऐसा आगे जेलों में डाले गए एनसीपी उद्धव सेना के नेताओं के प्रदेश महाराष्ट्र में होगा, लालू तेजस्वी के बिहार में होना है, ममता अभिषेक बनर्जी के बंगाल में होना है, भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में होना है, हेमंत सोरेन के झारखंड में होना है। तभी उस नाते सचमुच समय ये कमाल दिखलाने लगा है कि भाजपा रखे अपने 37-40% भक्त वोटों को अपने पास। मगर कर्नाटक से यह सत्य फूट पड़ा है कि अहंकार निर्मित वह बांध जिसमें नोटबंदी के बाद से लोगों के सिसकते आंसू लगातार जमा होते हुए, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली और सब कुछ चौपट होने के ये वे आंसू हैं जो प्रायोजित मीडिया में दबे हैं और जिनकी झूठ के आगे जुबान भले नहीं हो लेकिन जिन्हें वोट का अधिकार तो है ही। और यह भी सबको मालूम है कि दुखी, बदहाल व भयाकुल भारतीयों की भीड़ की तादाद, उनके वोटों की संख्या 55 से 60% कम से कम तो है ही। इन्हीं 60% लोगों की भीड़ के माहौल ने कर्नाटक के 43% मतदाताओं ने 13 मई को नरेंद्र मोदी का तिलिस्म तोड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये भ्रम तोड़ा कि वे अजय और अमर हैं। उन्हें बजरंग बली का एकाधिकारी आशीर्वाद प्राप्त है। वे फिर पुलवामा जैसा शौर्य दिखा देंगे। वे कर्नाटक में हारे, कोई बात नहीं, आगे अपने जादू टोनों की मायावी शक्तियों को धारदार बनाकर विपक्ष को पूरी तरह कुचल डालेंगे। न विपक्ष एकजुट होगा और न उसके पास चुनाव लड़ने के साधन होंगे जो वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने लायक रहे। ठीक ऐसा ही अहंकार कभी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को भी था। लेकिन याद करें, जेलों में बंद बिना पैसे वाले विपक्षी नेताओं ने तब क्या वैसे ही चुनाव नहीं लड़ा था और चुनाव नहीं जीता था जैसे अभी कर्नाटक में शिव कुमार आदि कांग्रेसी नेताओं ने जीता है? भाजपा के खर्च के आगे कांग्रेस की क्या हैसियत थी? झूठे आरोपों, झूठी बदनामी, सत्ता के दुरुपयोग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तंत्र ने शिव कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी, हेमंत सोरेन आदि ने जाने कितने नेता, कार्यकर्ताओं, आलोचकों को प्रताड़ित किया है, जेल में डाला है। और बावजूद इसके वे सब लड़ते हुए हैं, सब हिम्मत रखे हुए हैं। तो आखिर इससे कुछ तो मालूम होता है, कभी न कभी तो वक्त बदलेगा। और फिर हर हिंदू यह भी तो मानता है, हम सब मानते हैं कि बजरंग बली के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बहरहाल आज का ये एपिसोड अब यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.